क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो ये जो 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, जैसा कि मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है कि इस वर्ष अर्थात 2023 की बोर्ड परीक्षा में चाहे सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, चाहे हिंदी विषय का पेपर हो, गृह विज्ञान का पेपर हो, विज्ञान विषय का हो या इंग्लिश विषय का हो, सभी में अब आएंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न होंगे जो कि होंगे बहुविकल्पी होंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो मैंने आपको OMR यहां पर आप देख भी सकते हो, यह OMR शीट का नमूना है। OMR शीट कैसे भरना है, OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको परीक्षा तिथि, कैसे विषय, कैसे आपको परीक्षार्थी का नाम कहां पर भरना है और परीक्षा के बारे में एक अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रश्नों का आंसर आपको कैसे कहां पर किस तरीके से भरना है, मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि OMR शीट भरने में यदि आपसे जरा भी गलती होती है तो यह आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और ये आपके 20 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देख लें। OMR शीट भरने में क्या सावधानी बरतनी है आपको जानकारी मिल जाएगी, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप जरूर देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं इसी OMR शीट के अनुसार, यानी अब आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं टॉप 20 प्रश्न, यानी टॉप 20 प्रश्न जो कि होंगे बहुविकल्पी। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा, ये मेरा वादा है। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, दिए गए विकल्पों में से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। तो यहां पर तीसरा विकल्प सही है। और यदि आप OMR शीट भर रहे हैं तो तीसरा विकल्प सही है पहले प्रश्न का। तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां से आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है और यहां यानी पहले प्रश्न का तीसरा सही है, इसलिए सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। तो मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है, पूरी विधिवत जानकारी दे दी है, OMR शीट भरने का सही तरीका बता दिया है, आप वीडियो जरूर देख लें। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यहां पर तीसरा विकल्प यानी गा वाला विकल्प सही है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न यहां पर मैंने सम्मिलित किया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर नोट करते रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी करते रहिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है कहानी विधा, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा विकल्प है निबंध और चौथा विकल्प है काव्य। तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है या किस विधा की रचनाएं हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी विधा। और ये किसकी कहानी है? तो आंधी और प्रतिध्वनि के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित हैं आंधी कहानी और प्रतिध्वनि कहानी। यदि प्रश्न आ जाता है आंधी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं और प्रतिध्वनि कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा में आता ही रहा है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। यदि प्रश्न आ जाता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मैं आपको 20 कराऊंगा, टॉप 20 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन इनके अतिरिक्त जो इनसे बनने वाले और भी प्रश्न होंगे उनकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज कितनी तारीख है, आज 29 सितंबर हो चुका है और अब अक्टूबर आने वाला है, इसलिए अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अक्टूबर माह में ही शायद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं और इसके बाद आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं तथा बोर्ड परीक्षाएं उसके बाद में हैं। तो इसलिए अब आपको इन्हीं महीनों में नवंबर दिसंबर में आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप अपना स्कोर अच्छे से कर पाएं प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि प्री बोर्ड, बोर्ड परीक्षा और यह जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके भी अंक अब बोर्ड को जाएंगे, यानी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आपकी ये सभी परीक्षाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन परीक्षाओं को आपको हल्के में नहीं लेना है, मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। और जैसा कि ठंडक का महीना आ रहा है, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मन भी अच्छे से लगेगा जैसा कि आप सभी जानते हो। और यहां पर आप देख सकते हैं चिंतामणि निबंध संग्रह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि निबंध संग्रह है, किस लेखक का है यह, किस लेखक की यह रचना है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है यशपाल, तीसरा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो प्रश्न है यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या प्रश्न है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। यहां पर पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यदि प्रश्न आता है कामायनी किस विधा पर आधारित रचना है, तो कामायनी महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है, दीप शिखा। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है यह रचना। दीप शिखा किसकी रचना है? यहां पर पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह तो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता रहा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया? और यहां पर पहला विकल्प है 1953 ईस्वी, दूसरा है 1943 ईस्वी, तीसरा है 1935 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1919 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर है 1943 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन किसने किया? तो अज्ञे जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है यहां पर, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। पहला विकल्प है मुक्तिबोध, दूसरा विकल्प है अज्ञेय,
तीसरा विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की रचना है और इनका पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पहला विकल्प है पद्मावत, दूसरा विकल्प है रामचरितमानस, तीसरा विकल्प है कामायनी और चौथा विकल्प है पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्मावत किसकी रचना है? चलिए मैं आपको बता दूं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यहां पर पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई जी की रचना है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके लेखक कौन हैं? चंदबरदाई जी हैं। चंदबरदाई जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। यहां पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। कथन पर आधारित एक प्रश्न जो कि होगा बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। दूसरा विकल्प है महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा विकल्प है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और चौथा विकल्प है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो पहला कथन है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं, यह कथन गलत है। दूसरा है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यहां पर अगला कथन है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, यही कथन सही है। बाकी तीनों कथन गलत हैं। का, खा और घा ये तीनों कथन क्या हैं? गलत हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। यदि प्रश्न आ जाए गुनाहों का देवता किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टॉप 20 प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्न भी करा रहा हूं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर नोट करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न है यहां पर, शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? पहला विकल्प है भयानक, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है विभत्स रस और चौथा विकल्प है हास्य रस। तो शोक विकल सब रोवहि रानी, इस प्रश्न का आंसर पकड़ने की ट्रिक देख लीजिए। यहां पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और यहां पर उदाहरण में शुरुआत में ही लिखा है, प्रारंभ में ही लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी। यहां पर किसकी बात हो रही है? दुख की बात हो रही है, यानी यहां पर शोक प्रकट किया गया है रानियों के द्वारा। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कौन सा रस है? तो यहां पर करुण रस है, यानी दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं उपमा के कितने अंग होते हैं? तो अलंकार से रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा। प्रश्न आ सकता है उदाहरण दिया होगा, पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। प्रश्न आ सकता है कि परिभाषा लिखी होगी, पूछा जाएगा कि उपर्युक्त परिभाषा किस अलंकार की है। यह प्रश्न आ सकता है इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं कि उपमा के कितने अंग होते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तथा वाचक शब्द, ये सभी उपमा अलंकार के अंग होते हैं। और मैंने उपमा अलंकार कंप्लीट पढ़ा
बढ़ा दिया है, आप वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहां पर पहला विकल्प है 16, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 28। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो सप्तऋषि में कौन सा समास है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और यहां पर पहला पद है सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह या समाहार। तो यहां पर आप पा रहे हैं कौन सा समास देख पा रहे हैं? द्विगु समास होगा। इस यहां पर जो दिया गया है सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्याह का तत्सम रूप होगा, क्या होगा? विवाह होगा, शादी या पाणिग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो ब्याह का तत्सम रूप क्या होगा? यहां पर राइट आंसर है विवाह। क्या होगा? तत्सम रूप विवाह होगा। और अगला है प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची है। तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है महेश, दूसरा है गणपति, तीसरा विकल्प है देवेश और चौथा है सुरेश। तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? दिए गए विकल्पों में से गणपति है। गणेश जी को गणपति भी कहा जाता है, गजानन भी कहा जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी ही आएगा। और इसके बाद है प्रश्न अगला, गंगा का पर्यायवाची है। यहां पर 4 विकल्प हैं। पहला है सुरसरिता, दूसरा है सरिता, तीसरा है नदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरिता है। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या अगला है यहां पर 17, स्वागतम का संधि विग्रह होगा, यानी स्वागतम का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या होगा? पहला विकल्प है सुधनागतम, दूसरा है विकल्प स्वा प्लस गतम और तीसरा विकल्प है सु प्लस गतम और चौथा है स्वा प्लस आगतम। तो यहां पर राइट आंसर क्या है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा सुधन आगतम, यानी पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्वर में कौन सी संधि है? पहला विकल्प है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण, तीसरा है यहां पर यड़ और चौथा है अयाद। तो यहां पर मध्वर में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? कौन सा विकल्प सही है? मध्वर में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पहला विकल्प है मधुना, दूसरा विकल्प है मधुने, तीसरा विकल्प है मधुभ्याम और चौथा विकल्प है मधुनाह। तो यहां पर मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है मधुने। राइट आंसर क्या है? मधुने हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है यहां पर, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पहला विकल्प है हसामह, दूसरा विकल्प है हसावाह, तीसरा विकल्प है हसामी और चौथा विकल्प है आहसंते। तो राइट आंसर क्या है कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। यहां पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर है, आप देख पा रहे हैं हसामा। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को 20 प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताया है। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें और इसमें के सभी प्रश्नों को आप जरूर अपनी नोट्स पर लिख लें, तैयार कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।